हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। गुरुत्वाकर्षण का 3 प्रतिक्रिया हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उत्प्लावन बल, और तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में हम लोग देखेंगे F=g m1 × m2 r² जहाँ पे g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 वस्तु 1 का द्रव्यमान है और m2 वस्तु 2 का द्रव्यमान है। r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रणोद दाब को। P = F/A होता है। P आपका दाब होगा और F बराबर आपका बल है और A बराबर क्षेत्रफल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण g = G × m/r², जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या होगी और m आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होगा और g आपका गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक होगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक का मान होता है, यानी कि G का मान होता है आपका 6.67 × 10⁻11। यहाँ गलती से 11 लिखा गया है, न्यूटन मीटर वर्ग पर kg वर्ग। उसके बाद हम लोग पहला में देखेंगे W = mg, यानी कि भार का फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण g, जिसका मान होता है 9.8। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अगर आप कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं वह पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। जब पत्थर धरती की तरफ त्वरित होता है तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लग रहा है। वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। न्यूटन के हिसाब से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसे उन्होंने 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमणानुपाती होता है और उनके बीच दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमणानुपाती होता है। यदि दोनों पिंड का द्रव्यमान m1 m2 हो और उनके बीच की दूरी d हो तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा F = m1 × m2/d², या फिर F = G m1 × m2/d²। G का वैल्यू आपका होता है 6.6734 × 10⁻11, जिसको कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। व्युत्पत्ति गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले हम लोग दो वस्तु ले लेंगे, वस्तु A और वस्तु B, जिसका मास, वस्तु A का मास है m1 और वस्तु B का मास है m2, और इसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं d। मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्य की दो वस्तुएं, द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर रखी है। दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षक बल F होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल अनुक्रमणानुपाती होता है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती d²। तो यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है F समानुपाती 1/d²। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 से मेरा आ जाता है F समानुपाती m1 × m2/d², जहाँ पे F की इकाई न्यूटन है और m की इकाई kg है और d की इकाई m है। गुरुत्वाकर्षण बल F = G × m1 × m2/d², जहाँ पर g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। इसका मान किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच सभी स्थानों पर समान होता है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। g को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं क्योंकि इसका मान मध्यवर्ती माध्यम की प्रकृति या तापमान या अन्य किसी प्रतिवर्त पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध।
यानी कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे उसमें और गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या संबंध है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्र रूप से गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचता है। लेकिन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहिए और वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, इसलिए F बराबर m/a होता है। उसके बाद पत्थर का द्रव्यमान कम होने के कारण उसके वेग में त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका त्वरण 1.65 × 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी इतना कम होता है कि अनुभव नहीं किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में मदद करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति में मदद करता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मुक्त पतन। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब ये एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर नीचे की ओर गिरना आरंभ कर देती है, क्योंकि उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है। मुक्त पतन किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में पतन मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होती है, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्व त्वरण कहलाता है। उसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वही है जो त्वरण का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण और पृथ्वी पर उसका नाम। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल g द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g का मान। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल F बराबर g × me/m/r का स्क्वायर। ये आपका पहला समीकरण हो गया, जहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान है और m आपका पिंड का द्रव्यमान है। r पृथ्वी की त्रिज्या है। F बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्व त्वरण होगा, तब F बराबर mg हो जाएगा। F का मान समीकरण 1 में रखने पर m/g बराबर g me/m/r का स्क्वायर होगा। m को राइट साइड में लाने पे m r के साथ में गुना हो जाएगा r स्क्वायर के साथ में, और हम लोग को प्राप्त होगा g me/r का स्क्वायर। कैपिटल G बराबर 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg का स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, और r यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। इन सारे वैल्यू को रखने के बाद स्मॉल g का मान आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। गुरुत्व त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध। गुरुत्व त्वरण g वो गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G × me/r का स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग गुरुत्व त्वरण यानी कि स्मॉल g और गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल G में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, यानी कि अंतर देख लेते हैं। स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि इसका मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। कैपिटल G के बारे में अगर देखा जाए यानी कि गुरुत्व स्थिरांक के बारे में, इसका मान 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg का स्क्वायर होता है। इसका मान सदैव स्थिर रहता है, यानी कि इसका मान कहीं पे भी हमेशा 6.6734 × 10⁻11 ही होगा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg का स्क्वायर होता है। ये एक अदिश राशि है, जबकि स्मॉल g आपका सदिश राशि है और कैपिटल G आपका अदिश राशि है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर एक मीनार की चोटी से गिराए जाए
तो कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा और क्यों? आंसर है इसका यानी कि उत्तर है, सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया कि यह अवधारणा बिल्कुल गलत है कि हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु पृथ्वी पर जल्दी पहुंचती है। अगर दोनों को एक साथ किसी ऊंचाई से गिराया जाए, एक ही ऊंचाई से गिराए जाने पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पिंड एक ही साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि पृथ्वी की ओर से गिरते हुए पिंड का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम इसकी पुष्टि करता है। माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के केंद्र से d दूरी से गिराया जाए तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G इंटू एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m बाई डी का स्क्वायर, लेकिन पत्थर पर लगने वाला बल F बराबर m इंटू ए होगा। F का मान समीकरण 1 में रखने पर m इंटू ए कैपिटल G इंटू एम ई इंटू स्मॉल m बाई डी का स्क्वायर, m को नीचे लाने के बाद ये mm कैंसिल होने के बाद आपका बच जाएगा जी एम ई बाई डी का स्क्वायर। अतः स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। अतः 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर ऊपर से गिरने पर एक ही समय पर सतह पर पहुंचेंगे। नीचे की ओर गिरती हुई और ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं के लिए गति के समीकरण। यदि कोई वस्तु आरंभिक वेग u से नीचे गिर रही है तब t सेकेंड पश्चात अंतिम वेग v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा। ये आपका पहला समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद t सेकेंड पश्चात तय की गई दूरी h इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। यह समीकरण 2 आपका हो गया। v1 u और h से संबंध v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था से नीचे गिर रही है तब आरंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। t सेकेंड पश्चात अंतिम वेग v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला पे जब आप u का वैल्यू 0 रखोगे तो सिर्फ आपका जी टी बचेगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। t सेकेंड पश्चात तय की गई दूरी h इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड समीकरण में u का वैल्यू 0 रखे तो t 0 के साथ में गुना हो करके ये 0 हो गया, तो इसलिए सिर्फ बचा कि आपका हाफ जी टी का स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद उसी प्रकार v u और g में संबंध v का स्क्वायर बराबर 2gh, क्योंकि v का स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला है u का स्क्वायर प्लस 2gh, तो u का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे तो आपका सिर्फ 2gh बचा। तीसरा पॉइंट है, जब किसी वस्तु आरंभिक वेग u से ऊपर जा रही है तब गुरुत्व त्वरण g ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु के वेग की दिशा ऊपर की ओर है, गुरुत्व त्वरण की दिशा नीचे की ओर। इस स्थिति में t सेकेंड पश्चात अंतिम वेग v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण। t सेकेंड पश्चात तय की गई दूरी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। v u h में संबंध हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस 2gh, ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है, या किसी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान कहलाती है। ये एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, जिसे केजी से प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है। किसी स्थान पर द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। भार। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। हम जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g है, F बराबर mg हो जाता है। लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है, यानी कि वेट कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, तो W बराबर mg हो जाएगा आपका। अतः भार एक बल है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 किलो भार को परिभाषित
कीजिए वह इसका न्यूटन से क्या संबंध है। हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है। अगर द्रव्यमान m बराबर 1 kg है तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि इसका मान हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो यानी कि वेट हो जाएगा आपका 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए आपका ये 9.81 से गुना होने के बाद 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, तो इसलिए 9.8 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि कोई भी 1 kg भार वाला वस्तु है तो उसका मतलब ये है कि ये 9.8 न्यूटन भार के बराबर है। अतः पृथ्वी का वह गुरुत्व बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है 1 किलो भार कहलाता है, जो 9.8 न्यूटन के बराबर है। अब हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर देख लेते हैं। द्रव्यमान का सबसे पहले देख लेते हैं। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु की जरूरत की माप से करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, यानी कि हमेशा समान रहता है। द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा करते हैं। ये एक अदिश राशि है। किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है, यानी कि द्रव्यमान हर जगह हमेशा समान रहता है। अगर भार की बात करें तो जिस गुरुत्व बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर यानी कि केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाता है। भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, यानी कि W = m/g। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि g का मान चेंज होता रहता है। भार का माप कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। भार एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। स्मॉल g को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवतीय वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए स्मॉल g का मान ध्रुवों पर विषुवतीय वृत्त की अपेक्षा अधिक होती है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके पास g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर वस्तुओं के लिए पृथ्वी के लिए गुरुत्व बल के कारण त्वरण समीकरण g = gm यानी कि कैपिटल Gm/d का स्क्वायर से ज्ञात किया जा सकता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, पृथ्वी पर उसका भार अर्थात वह बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है वह बल होगा Fe यानी कि फोर्स ऑफ अर्थ = G × me × m/re का स्क्वायर। me पृथ्वी का द्रव्यमान है और re पृथ्वी की त्रिज्या है। चंद्रमा पर वस्तु का भार Fm यानी कि फोर्स ऑफ मून = G m × m/r m का स्क्वायर, जहाँ mm चंद्रमा का द्रव्यमान है, rm चंद्रमा की त्रिज्या है और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर फोर्स ऑफ मून बाई फोर्स ऑफ अर्थ करने पर आपका मास ऑफ मून बाई मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर आ जाएगा। me आपका 100 mm ऑफ चंद्रमा है और रेडियस ऑफ अर्थ 4 गुना है रेडियस ऑफ मून के बराबर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का 4 गुना है। इस दोनों वैल्यू को रखने पर यहाँ आपका ऊपर में 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और नीचे आपका rm हो जाता है। rm आपका कैंसिल हो गया और ऊपर में आपका बचा 16 और ये मास ऑफ मून आपका कैंसिल हो गया, तो ये 16/100 बचा, जिसे हम लोग लगभग 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 है। अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार घूमती है? यह संभव है कि वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने पर बाध्य किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु को आरंभिक चाल बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तु भी पृथ्वी की सतह के साथ साथ अधिक वक्र होती जाती है। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण उसकी सतह तक आने के लिए
और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यदि आरंभिक चाल का मान एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाए तो वह वस्तु लगातार गिरती जाएगी, लेकिन पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी और ऐसी वस्तुएं लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रणोत तथा दाब के बारे में, यानी कि ट्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। प्रणोत किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोत कहलाता है, यानी कि पृथ्वी के परपेंडिकुलर लंबवत जो भी फोर्स लगता है उसे हम लोग प्रणोत कहते हैं। दाब प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोत दाब कहलाता है, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया पे जब कोई भी ट्रस्ट लगता है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, उसे ही हम लोग दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक, बल प्रणोत का एसआई मात्रक न्यूटन व क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। दाब का एसआई मात्रक हो गया आपका न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ये पीए से प्रदर्शित किया जाता है। दाबों को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 लगाया गया बल और सतह का क्षेत्रफल, यानी कि जो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं वो और जितना क्षेत्रफल पे लगाते हैं, ये दोनों आपका दाब को प्रभावित करता है। उदाहरण, ऊंचे भवनों के आधार नींव चौड़े बनाए जाते हैं ताकि भवन का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम पड़े। एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे वाले बैग को ले जाना चौड़े पट्टे वाले बैग की अपेक्षा कठिन तथा कष्टप्रद होता है, क्योंकि पतली मजबूत डोरी वाले बैग में बैग का भार बहुत कम क्षेत्रफल पर लगता है और बहुत अधिक दाब उत्पन्न होता है। काटने वाले औजारों की धार तेज होती है, या कह सकते हैं कि उनकी सतह का क्षेत्रफल कम होता है और बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है और काटने में आसानी होती है। सभी द्रव और गैसें तरल कहलाती है। ये सभी दिशाओं में दाब लगाती है, यानी कि द्रव और गैस सभी दिशाओं में दाब लगाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्प्लावन। जब किसी वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, वस्तु को नीचे की ओर वो तरल पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ज़्यादा होता है उत्प्लावन बल से। निष्कर्ष, वस्तु डूब जाएगी। जब भी गुरुत्व बल ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल से तो वस्तु आपका डूब जाएगा, और उत्प्लावन बल अगर ज़्यादा होगा तो वस्तु आपका नहीं डूबेगा। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उत्प्लावन बल। निष्कर्ष, वस्तु तैरती रहती है। यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है, बल्कि पानी का जहाज पानी की सतह पर तैरता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। घनत्व किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगर पदार्थ का द्रव्यमान m और आयतन v है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि d, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू m/v होता है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब। आर्किमिडीज का सिद्धांत जब किसी वस्तु को किसी तरल में पुनःतः या अंशतः डुबोया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। ये बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग, ये पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी होता है। ये जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। दुग्ध मापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसी कारण से लोहे एवं स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरते रहता है, लेकिन एक छोटी सी पिन जल में डूब जाती है। आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, यानी कि पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।